Good morning, friends. Today we are going to study about performance, time and place of performance of promise. And one of the succeeding part of previous unit, that is duties. We were referring to duties of promisor and rights of promisees and joint promisors and joint promisees. Under one of that particular unit, a remaining part was as regards to succession and assignment. We'll just go through that particular topic and then we'll start with time and place of performance of promise. On your screen, you can refer that a distinction between succession and assignment. Now, what do you understand by succession and assignment? We'll just see to it. सक्सेशन का मीनिंग ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती है तो वो अपने पूरे एसेट्स टुगेदर विद द लायबिलिटीज अटैच टू दैट एसेट इज ट्रांसफर टू द लीगल हेयर. जैसे कि अगर फादर की डेथ हो रही है तो फादर के सभी एसेट्स टुगेदर विद द लायबिलिटीज अटैच टू दोज एसेट्स आर ट्रांसफर टू हिज सन. दिस इज कॉल्ड एज अ सक्सेशन. तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इट इज डन थ्रू लॉ एंड इट जनरली हैपन्स व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ पर्सन के उसके सभी राइट्स एंड लायबिलिटीज अटैच टू दोज राइट्स आर ट्रांसफर टू द सन. इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट के इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ इम्पर्सनल नेचर देन दैट पर्टिकुलर promise can be performed by the third party, that is an agent, or it can be performed by the legal representative in the case of a death of the promiser. ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पर्सनल नेचर का है, जैसे कि फादर ने कुछ गुड सप्लाई करने के लिए एडवांस लिया था और फादर की अगर डेथ हो जाती है तो दोज गुड्स विल बी सप्लाइड बाय द लीगल हेड, दैट इज फॉर एग्जांपल सन, if the contract is of impersonal nature. Similarly, अगर फादर ने उनकी प्रॉपर्टी पे कोई 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से अटैच किया हुआ लोन, दैट इज प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे फादर ने बैंक को दिया था, तो फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी विच इज वर्थ ₹50 lakhs इज ट्रांसफर टू द सन. So son will have to take that property together with the loan. Son cannot say that I am going to take only the property and not the loan. He has to take that. अगर प्रॉपर्टी 50 lakhs की है और उस प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी पे फादर ने लोन लिया है या कोई भी लोन लिया है तो वो लोन सन को चुकाना पड़ेगा अगर वो 50 लाख की प्रॉपर्टी सन को मिलती है तो. Already we have seen that there are certain conditions there, that is liability cannot exceed the assets. However, assets can exceed the liabilities. So in this case, this is called as a succession, where the assets together with the liabilities, in case of a death of the father or a promisor, is transferred to the legal heirs or son or any other party. So this is called as a succession. तो सक्सेशन में बेसिक मुद्दा क्या है कि राइट्स टुगेदर विद द ऑब्लिगेशंस आर ट्रांसफर टू द अदर पार्टी. असाइनमेंट क्या होता है कि इन द केस ऑफ एन असाइनमेंट व्हेन वन पार्टी असाइंस द राइट्स टू द अदर पार्टी, दैट इज अ असाइनर एंड अ असाइनी. यहां पे लायबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन, क्योंकि अगर लायबिलिटीज असाइन करेंगे तो देन थर्ड पार्टी विल कम इनटू द पिक्चर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आपसे 1 लाख रुपीज लेना है तो मैं 1 लाख रुपीज जो मेरे राइट्स है, जो मुझे आपसे 1 लाख रुपीज लेना है, जो मेरा राइट्स है, दिस राइट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पार्टी. दैट मीन्स आई कैन आस्क द अदर पार्टी कि मेरे बिहाफ पे आप 1 लाख रुपए सामने वाले पार्टी से रिसीव कर सकते हो, तो दिस इज एन असाइनमेंट. हाउएवर इन द केस ऑफ एन असाइनमेंट लायबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन इन द सेंस दैट के मुझे अगर आपको 1 लाख रुपए देना है तो मैं ये लायबिलिटी किसी और को नहीं दे सकता कि आप दे देना, यू डू दैट. There is nothing sort of an assignment of a liability.
तो इन द केस ऑफ एन असाइनमेंट ओनली द राइट्स, interests, assets, benefits, such kind of things are transferred to the other party. However, liabilities are not transferred to the other party in the case of an assignment. Whereas in the case of a succession, assets together with the liabilities are transferred. And in case of an assignment, only the benefit, assets, interests, rights are transferred to the other party. So this is a basic difference between a succession and a assignment. Just refer to your screen. What they have given. This discussion arises in the context of the observation that the obligation of the promisor would bind the legal representative also only to the extent of value of property inherited by them. This became the law that legal representative are successor. दैट इज सक्सेशन के अंदर सक्सेसर का मीनिंग क्या है कि लीगल है, जिसको एसेट्स टुगेदर विद द लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, तो दे आर कॉल्ड एज अ सक्सेसर. नाउ व्हाट दे हैव गिवन, व्हाट इज अ सक्सेशन? When the benefits of the contract are succeeded by the process of law, by the process of law, by the process of law, through law. This is not a voluntary act. This is by law, by operation of law का मीनिंग क्या है कि अगर किसी का डेथ होता है तो by law उसके पूरी जिम्मेदारी टुगेदर विद द राइट्स आर ट्रांसफर उनके लीगल हेड्स पे. तो दिस इज डन थ्रू लॉ. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लॉ? क्योंकि यू हैव टू ऑब्टेन अ सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा हुआ होगा कि ये इतने लोग, ये पर्टिकुलर पर्सन के लीगल हेड्स है और ये सभी एसेट्स इन लीगल हेड्स को ट्रांसफर कर दिया जाए. तो ये ऑपरेशन बाय लॉ होता है. तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ सक्सीडेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ बोथ द बर्डन एंड द बेनिफिट. दैट इज बर्डन इज एन लाइबिलिटीज और एन ऑब्लिगेशन, एंड द बेनिफिट्स आर द एसेट्स एंड द राइट्स would sometime devolve on the legal heir. Why it is called as a sometime? Because there is every possibility that that particular person may transfer the asset to some other person or other trust. तो अगर उसने लाइफ टाइम में ऐसी विल नहीं बनाई है कि मेरे मरने के बाद ये सभी चीज ये ट्रस्ट को जानी चाहिए या XYZ पर्सन को जानी चाहिए, अगर ऐसी विल कोई भी नहीं बनाई है, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस उसके डेथ पे उसके सभी एसेट्स टुगेदर विद द लायबिलिटीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विल बी ट्रांसफर टू द लीगल हेड्स. एग्जांपल, B is the son of A. Upon A's death, B will inherit all the assets and the liabilities of A. These assets and the liabilities are also referred to as debt and the estates, that is a property. Thus, B will be liable to all the debts of the A, but if the liability inherited are more than the value of the assets inherited, it will be possible to pay only to the extent of assets inherited. I told you that के in that circumstances कि अगर liability assets से ज्यादा है तो legal heir उतनी ही जिम्मेदारी लेंगे जितने value of the assets से, उससे ज्यादा नहीं. Second one is an assignment. असाइनमेंट में क्या बोला है? अनलाइक सक्सेशन, द असाइनर कैन असाइन ओनली द राइट्स, एसेट्स, बेनिफिट्स, और यू कैन कॉल इट एज अ स्टेट प्रॉपर्टीज टू द असाइनी एंड नॉट द लाइबिलिटीज. बिकॉज व्हेन अ लाइबिलिटी इज असाइन, अ थर्ड पार्टी गेट इन्वॉल्व इन इट. लाइबिलिटी जब आप किसी को असाइन करते हो तो थर्ड पार्टी विल गेट इनटू द पिक्चर. थर्ड पार्टी इन द सेंस कि इफ आई एम अ डेटर और मैं अपनी लाइबिलिटी आपको दे रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा कि थर्ड पार्टी यानी क्या होगा? क्रेडिटर्स विल कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज यहां पे आई विल हैव टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द क्रेडिटर. तो यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो. तो यहां पे अगर मैं अपनी कोई चीज आपको देना चाहता हूं तो वो फुल फोर्स बिना किसी का कंसेंट लिए हुए कब कर सकता हूं? जब वो मेरा खुद का हो. जैसे कि मेरे पास कोई राइट्स है, जैसे कि आई हैव अ मोबाइल
और वो मोबाइल मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूं, तो वो कब मैं आपको गिफ्ट में दे सकता हूं? जब वो मेरा खुद का हो। अगर वो मोबाइल किसी और का है और वो मोबाइल मैं आपको देना चाहता हूं तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो मेरा नहीं है। यहां पे थर्ड पार्टी का मुझे कंसेंट लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ ए लाइबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन, ओनली एसेट्स कैन बी असाइन. Because when a liability is assigned, a third party gets involved in it. The debtor cannot, through assignment, relieve himself of his liability to creditor. The obligation that is a liability under a contract cannot be assigned except with the consent of the promisee, and when such consent is given, it is really a novation resulting in the substitution of the contract. मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर मुझे कोई चीज असाइन करना है तो वो है मेरे राइट्स. अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज असाइन करना चाहता हूं तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर मुझे थर्ड पार्टी का कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी क्रेडिटर्स का मुझे कंसेंट लेना पड़ेगा. कंसेंट लेना यानी अगर मुझे आपको पैसा, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को पैसा देना है और मैं अपनी लाइबिलिटी आपको दे रहा हूं कि आप वो पैसा चुका देना, तो यहां पे वो जो थर्ड पार्टी एक क्रेडिटर है उसका मुझे कंसेंट लेना पड़ेगा कि मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए मिस्टर एक्स विल गिव यू द मनी. तो आप एक्सेप्टेंस दो और आपको भी वहां पे मैंने जो लाइबिलिटीज आपको दी है वो आपने एक्सेप्ट करना चाहिए. एट द सेम टाइम क्रेडिटर ने भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस देयर विल बी अराइजिंग ऑफ ए नोवेशन. नोवेशन का मीनिंग है इस सर्कमस्टेंसेस में न्यू एग्रीमेंट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. तो असाइनमेंट का क्रक्स क्या है कि असाइनमेंट कैन बी डन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एसेट्स, राइट्स, बेनिफिट्स, इंटरेस्ट, बट फॉर लाइबिलिटीज यू कैन नॉट मेक एन असाइनमेंट. लेकिन सक्सेशन में बोथ द एसेट्स टुगेदर विद द लाइबिलिटीज अटैच्ड टू दोज एसेट्स will be transferred to the other party. That is a succession. But in the case of an assignment, only rights are transferred but not the obligation. Example of assignment what they have given. If Padam owes Karan rupees 20,000, अगर पदम सर को 20,000 रुपए करण सर को देने, he cannot transfer the liability to Jawar sir. Padam sir cannot transfer the liability to Jawar sir. पैसा पदम सर को देना है. पदम सर जवर सर को अपनी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते. ना ही करण सर को ऐसा बोल सकते हैं कि जो 20,000 रुपए मुझे आपको देने आप वो जवर सर से ले लो, अनलेस एंड अनटिल जवर सर इसका कंसेंट देते हैं. तो व्हाट इट सेज, if Padam owes Karan rupees 20,000, he cannot transfer his liability to Jawar and force Karan to collect his money from Jawar. But if Karan agrees to accept Jawar as his debtor in place of Padam, there is a novation. That is, the old contract is substituted by the new contract and the liability to pay the debt stand transfer from Padam to Jawar. यानी आप सिर्फ मैंने बोल दिया कि मुझे जो पैसा आपको देना है वो मैं नहीं दूंगा, जवाहर सर देंगे. ऐसा आप असाइनमेंट नहीं कर सकते. असाइनमेंट में सिर्फ आप राइट्स ट्रांसफर कर सकते. जैसे कि अगर मिस्टर एक्स से मुझे 20,000 रुपए लेने हैं तो बाय वे ऑफ एन असाइनमेंट एक कंप्लीट एग्रीमेंट में बनाऊंगा जिसमें मैं ऐसा लिखूंगा कि ये मेरे राइट्स मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं. नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, जो भी थर्ड आउटसाइडर है. On the basis of that particular assignment, you can recover that particular amount from Mr. X. And if he refuses to pay that particular amount, the contract will be enforceable in the court of law. So this can be done only in respect of a rights and not in respect of a liability. These are the distinctions. We will just go through that. What it says. What is a succession? Just we'll go through succession. The transfer of rights and liability of a deceased person to his legal representative is called as a succession. Succession generally takes place on the death of the person. Succession is not a voluntary act. Obviously, it's not a voluntary act. It happens at the time of a death of the person.
सक्सेशन में टेक प्लेस इवन विदाउट अ रिटन डॉक्यूमेंट, दैट इज इफ यू हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ ए विल व्हेन यू आर अलाइव और आपकी डेथ हो गई, तो बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑल द एसेट्स, जो भी लॉ के अंदर बोला गया है, हिंदी इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो बोला गया है, उस एक्ट के हिसाब से आपके सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू योर लीगल हेड्स। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जिस तरीके से डिवीजन ऑफ एसेट्स बोले गए, उस हिसाब से आपके सभी एसेट्स, अगर लायबिलिटी है तो वही प्रोपोर्शन में इट विल बी ट्रांसफर टू योर लीगल हेड्स। All the rights and liabilities of the person are transferred. No notice of succession is required to be given. Obviously, how you can give the notice? Death is uncertain, so there is no notice required to be given. No consideration is necessary in the case of succession. Obviously, there will be no consideration because it happens through operation of law. So in the case we have seen that operation of law में you don't have to give any kind of a notice, any kind of a consideration. Just a moment. So consideration is not necessary in the case of succession. Now just go through an assignment, what they've given for assignment. The transfer of rights, assets, benefit, interest by a person to another person is called as an assignment. Succession, all the rights and liabilities. In the case of assignment, only right, benefit, interest or assets will be transferred. Assignment takes place during the lifetime of a person. This is a major difference. Assignment is a voluntary act. It happens in the lifetime. कि मेरे लाइफ टाइम में मुझे आपको कुछ अगर देना है, अपने राइट्स अगर ट्रांसफर करना है, तो that is happens during the lifetime of that particular person. Assignment is a voluntary act. Assignment requires execution of an assignment deed. यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. That agreement is called as an assignment deed, and with that particular assignment deed, you can transfer your rights or benefits to the other party. Only rights are assigned. Notice of assignment must be given to the creditor. आपको क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा. इफ यू आर असाइनिंग now here I think one correction has to be made. Here notice of assignment must be given to creditor instead of creditor. I think there has to be a debtor. This has to be corrected. Because here I am a creditor, so I cannot give the notice to myself. Here I am assigning my rights to the other party. That means I am a creditor जिसको पैसा रिकवर करना है, वो अपने राइट्स किसी और को दे रहा है for the purpose of receiving that particular amount. तो notice has to be given to debtor and not a creditor. So here the notice has to be given, but in case of succession there is no need for a notice because suddenly there can be a death and the person who is a deceased has not made his will. So through operation of law, entire property and liabilities will be transferred to legal head. But in the case of an assignment, it is a voluntary act. You're going to prepare an agreement and the notice of that particular agreement has to be given. Consideration is must for assignment. Consideration is must for assignment obviously because there is certain value involved in this. सक्सेशन के अंदर आप किसी को अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हो तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. लेकिन असाइनमेंट में अगर आप किसी को अपने राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट के वो पर्टिकुलर पर्सन को आपको पैसा देना होगा, इसीलिए आपने अपने राइट्स उसको दे दिए ताकि वो किसी डेटर से पैसा रिकवर कर सके. तो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंसिडरेशन. फाइन. नाउ द टॉपिक ऑफ स्टडी टुडे इज अ टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. नाउ व्हाट इज इन्वॉल्व अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, वन इज अ प्रोमिसर एंड अ प्रोमिसी.
तो प्रॉमिसी ने अपना प्रॉमिस कब पूरा करना चाहिए और कौन सी जगह पे पूरा करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली लिखा है कि आपको इस दिन पे, इस वक्त पे और इस जगह पे ये प्रॉमिस पूरा करना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एवरीथिंग हैज बीन क्लियरली रिटन कि ऑन विच डे, एट व्हाट टाइम and at which place this particular promise has to be fulfilled. So promiser has to comply with the clauses given under that particular agreement. जो भी वो agreement के अंदर लिखा है कि किस दिन, किस वक्त पे और किस जगह पे आपको ये प्रॉमिस पूरा करना है, तो वो उस हिसाब से चलेगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि शादी के कैटरिंग का काम मैंने किसी को दिया, तो वहां पे कैटरिंग का काम अगर आपने किसी को दिया तो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, दैट इज टाइम विल बी डिफाइंड, डे विल बी डिफाइंड। ऑब्वियसली एक दिन पहले या एक दिन बाद में नहीं हो सकता, टाइम इज डिफाइंड। अगर रिसेप्शन शाम में, इवनिंग में है, तो दैट परफॉर्मेंस हैज टू बी गिवन ओनली इन द इवनिंग, यू कैन नॉट गिव द परफॉर्मेंस इन द मॉर्निंग। ही कैन नॉट से दैट कि ये टाइम पे मैंने सुबह में पूरा कर दिया, मैंने खाना बना के रख दिया है, अब आप शादी में आपको सर्व करना है, जैसा करना है आप करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कैटरिंग का काम अगर मैंने किसी को, रिसेप्शन के कैटरिंग का काम अगर दिया है, तो टाइम इज फिक्स, डे इज फिक्स एंड प्लेस इज फिक्स कि ये पर्टिकुलर फंक्शन हॉल के अंदर आपको ये प्रॉमिस पूरा करना है। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, it may be oral, it can be written agreement, under that everything has been crystal clear defined कि टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा और जगह क्या होगा, बराबर। लेकिन हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है कि ये सब चीज डिफाइन नहीं होती है। तो अगर ये सब चीज डिफाइन नहीं है तो फिर प्रॉमिसर ने क्या करना चाहिए। प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस किस तरीके से पूरा करेगा, किस दिन पूरा करेगा, किस वक्त पे पूरा करेगा, प्रॉमिसी के बोलने पे पूरा करेगा या प्रॉमिसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक बार एंटर्ड हो गया तो क्या प्रॉमिसी ने बोलना जरूरी है बाद में कि अब आप पूरा करो आपका प्रॉमिस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा कि दो वी हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्रॉमिसी बोलेगा जब भी आपको पूरा करना है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो उस वक्त प्रॉमिसर का ड्यूटी क्या बनता है, उसने किस वक्त पे पूरा करना चाहिए, किस दिन में पूरा करना चाहिए और किस जगह पे पूरा करना चाहिए। दैट हैज बीन कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। विल जस्ट गो थ्रू दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस section, provision of these sections, what they have given. Section 46 to 50 and 55 of the Contract Act lays down the rules regarding the time and place for the performance of the contract, which are summarized below. The law on the subject is contained in section 46 to 50 explained below. अब ये चीज टाइम और प्लेस परफॉर्मेंस के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर, जैसे मैंने आपको एक शादी का एग्जांपल दिया कि अगर टाइम और प्लेस अगर डिफाइन है, डे भी डिफाइन है, टाइम भी डिफाइन है, प्लेस भी डिफाइन है, और अगर वो ये चीजों में अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, डे आगे पीछे नहीं हो सकता, टाइम आगे पीछे नहीं हो सकता, बराबर, प्लेस आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर थोड़ा सा भी ये चीज में ऊपर नीचे हो गया तो एंटायर क्रक्स ऑफ द एग्रीमेंट विल बी डिस्ट्रॉयड इन द सेंस कि मैंने ऐसा बताया आपको कि डे फिक्स हो गया है, जगह फिक्स हो गई है और टाइम फिक्स हो गया है। बोला गया है कि इवनिंग में 5:30 को रिसेप्शन स्टार्ट होगा एंड इट विल बी अप टू 12 इन द नाइट। सो उस 5:30 बजे से पहले वो पर्टिकुलर पर्सन को वहां सब रेडी रखना है ताकि 5:30 बजे से रिसेप्शन स्टार्ट हो रहा है तो खाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो इट विल बी अज्यूम दैट के प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया एंड ही विल बी लायबल फॉर द कॉम्पेंसेशन एंड द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉमिसी। तो व्हाट दे हैव गिवन, what has been given under section 46 to 50, we'll try to understand.
टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। क्या बोला गया है? नो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो गया है कि मैंने आपको कुछ गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। तो अब इस केस के अंदर क्या बोला गया है? व्हेन नो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड, यानी अब प्रॉमिसी आपको फिर से नहीं बोलेगा कि आप ये माल लाके दीजिए, इस जगह पे लाके दीजिए, इस वक्त पे लाके दीजिए, कोई भी एप्लीकेशन प्रॉमिसी के साइड से नहीं रहेगा। सिर्फ मैंने आपको एक ऑर्डर दे दिया कि इतना माल आपको देना है। एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, और टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कब लाना है, कौन से दिन लाना है, कौन से वक्त पे लाना है, इज नॉट मेंशन, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड। तो उस सर्कमस्टेंसेस में प्रोमिसर अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभाएगा हैज बीन गिवन अंडर दिस सेक्शन 46, whereby the contract a promisor is to perform his obligation without application by the promisee and no time for the performance is specified. The promise or engagement must be performed within the reasonable time, within the reasonable time। यानी अगर सिर्फ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपको एक ऑर्डर दिया है कि 200 kgs ऑफ कॉटन बेल्स आपको मुझे देना है और मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो यहाँ पे कब देना है, किस दिन पे देना है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर दे दिया। जनरली प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप देखते होंगे कि सेल्समैन, कोई पर्टिकुलर कंपनी का कोई सेल्समैन किसी दुकानदार के पास जाता है और उससे ऑर्डर लेता है, तो इसके अंदर वो सब चीज लिखेगा नहीं कि किस दिन पे आपको ये चीज देना है, कौन से वक्त पे देना है, नथिंग इज मेंशन। वो दुकानदार क्या करेगा, उस सेल्समैन को ऑर्डर दे देगा एंड ही विल बी रिलैक्स कि ये ऑर्डर अब इसको दे दिया, इससे माल आ जाएगा। तो यहां पे टाइम फिक्स नहीं है, तो प्रॉमिसर ने अपना ये काम कब पूरा करना चाहिए, तो इट इज सेड दैट कि must be performed within a reasonable time, must be performed within the reasonable time। Now what is a reasonable time? एक दिन, 2 दिन, 6 महीने, 6 साल, 1 साल, what is a reasonable time? तो it says that कि reasonable time will depend upon the types of the contract, कि वो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि अगर ये कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपसे किसी पर्सन ने सैनिटाइजर का ऑर्डर लेके गया and you have given him the order of 1000 bottles of 1 liter of sanitizer, तो यहाँ पे time is not been fixed and what does section 46 says that कि अगर टाइम फिक्स नहीं है तो प्रॉमिसर ने अपना ड्यूटी रीजनेबल टाइम में पूरा करना चाहिए। अब इस सिचुएशन में, कोविड-19 पेंडेमिक के सिचुएशन में, मैंने 1000 लीटर्स 1 लीटर ऑफ बॉटल्स का ऑर्डर दिया है, तो सामने वाले पार्टी ने मुझे वो पर्टिकुलर बॉटल रीजनेबल टाइम में सप्लाई करना चाहिए, और रीजनेबल टाइम विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने कब पूरा करना चाहिए, तो रीजनेबल टाइम कैन बी सेड एट विद इन 2 days, 3 days और मैक्सिमम अ वीक। नाउ ही इज ब्रिंगिंग दैट दो सैनिटाइजर्स आफ्टर 2 years, जब टोटली पेंडेमिक कंप्लीट हो गया, अब पेंडेमिक है ही नहीं, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। तो रीजनेबल टाइम विल ऑलवेज बी डिसाइडेड कि कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रिपेयर किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइप से यू आर गोइंग टू एनालाइज के रीजनेबल टाइम क्या है। सेक्शन 46 के आगे क्या बोल रहा है? द एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम इज टू बी इंटरप्रेटेड हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस विल डिपेंड अपॉन अ टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के वो रीजनेबल टाइम क्या रहेगा। सेकंड क्या बोल रहा है? टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस विद टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड। टाइम स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन फिर भी क्या बोला गया है? नो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड। नो एप्लीकेशन यानी प्रॉमिसर को फिर से अप्लाई नहीं करेगा, फिर से नहीं बोलेगा कि ये दिन पे लाओ, ये टाइम पे लाओ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। अब प्रॉमिसी कुछ भी फिर से प्रॉमिसर को बोलने के ड्यूटी में नहीं आता है। व्हाट इट सेज? व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, सर्टेन डे फिक्स किया गया है कि इस दिन पे,
and the promisor has undertaken to perform it without the application of the promisee. दिन फिक्स हो गया कि ये दिन पे आपको आपका प्रॉमिस पूरा करना है। अब फिर से प्रॉमिसी प्रॉमिसर को कुछ भी बोलने वाला नहीं है। The promisor may perform it at any time during the usual hours of business on such day and the place at which the promise out to be performed. Day fix किया गया है, तो अब उस दिन अगर प्रॉमिसर को अपनी प्रॉमिस पूरा करना है तो कब करना चाहिए, पूरे दिन में कब करना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग और ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स के वो जो भी प्लेस पे पूरा करना है उस जगह का रीजनेबल बिजनेस आवर्स क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो हियर यू कैन कॉल इट के रीजनेबल बिजनेस आवर्स मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 इस जनरल बिजनेस आवर्स है कि इस टाइम पे आप आपकी गुड्स की डिलीवरी दे सकते हो या अपना प्रॉमिस पूरा कर सकते हो। अगर आप 8 बजे के बाद या 6 बजे के बाद अगर वो जो भी सनसेट हो जाता है उसके बाद अगर आप आपका प्रॉमिस पूरा करने जाते हो यानी गुड्स की डिलीवरी लेके जाते हो तो दैट प्रॉमिसी कैन रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिकॉज ही कैन से दैट कि ये टाइम नहीं है माल लाने का एंड यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट परफॉर्मिंग योर प्रॉमिस प्रॉपरली एंड यू विल बी लायबल फॉर द कॉम्पेंसेशन। तो यहां पे क्या बोला गया है, when the promise is to be performed on a certain day, the promisor has to undertake to perform it without the application by the promisee. The promisor may perform it at any time during the usual hours of the business. Example, if the delivery of the good is offered after sunset, the promisee may refuse to accept the delivery for the usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at a usual place of the business. Generally, usual place, अगर place of business आपके कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है कि आपको ये डिलीवरी मेरे डिपो पे देनी है, MIDC जलगांव डिपो पे आपको ये डिलीवरी देना है तो आपको वहीं पे प्रॉमिस पूरा करना है। लेकिन अगर वहां वो पर्टिकुलर प्लेस फिक्स नहीं है तो व्हाट विल जो भी जनरल उसका बिजनेस प्लेस होगा उस बिजनेस प्लेस पे आपको वो आपकी प्रॉमिस पूरा करना है यानी गुड्स की डिलीवरी वहां पे आपको देना है। तो टाइम अगर डे फिक्स है तो उस दिन पे आपको आपका प्रॉमिस कब पूरा करना है तो इट सेज दैट ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। व्हाट इज द थर्ड वन, इट सेज सेक्शन 48 एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। What it says, when the promise is to be performed on a certain day, ये भी certain day था, ये भी certain day था, इसमें और इसमें सेक्शन 47 और 48 में डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 47 में क्या बोला गया था, and the promisor has undertaken to perform it without the application by the promisee. promisee कुछ डे फिक्स किया गया है, अब promisee promisor को कुछ भी बोलेगा नहीं। अब यहां पे क्या बोल रहा है, on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without the application by the promisee. That means what? Section 48 says that though the day has been fixed, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा एंटर्ड हुआ है कि प्रॉमिसर अपना ड्यूटी जब ही पूरा करेगा जब प्रॉमिसी उसको उस दिन फोन करेगा या उसको अप्लाई करेगा कि आप आज का दिन फिक्स हुआ है और आप इस जगह पे इस टाइम पे आप आपका प्रॉमिस पूरा करो। सेक्शन 47 में ऐसा कुछ नहीं था। सेक्शन 47 में क्या था कि सिर्फ डे फिक्स हो गया है, अब पूरी जिम्मेदारी प्रॉमिसर के ऊपर है कि उस दिन पे उसको यूजुअल बिजनेस आवर्स पे पूरा कर देना है अपना प्रॉमिस। लेकिन सेक्शन 48 क्या बोल रहा है, when the promise is to be performed on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without the application by the promisee. यानी प्रॉमिसर ने बोला है कि हालांकि दिन फिक्स है लेकिन फिर भी मैं प्रॉमिसी के एप्लीकेशन का वेट करूंगा और प्रॉमिसी जब तक एप्लीकेशन नहीं देता है, जब तक नहीं बोलता है, मैं अपना प्रॉमिस उस दिन भी पूरा नहीं कर। दो द डे हैज बीन फिक्स, लेकिन उसके साथ साथ ये भी फिक्स हुआ है कि फिर से प्रॉमिसी कंफर्म करेगा
बराबर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजी, तो किसका ड्यूटी बन जाएगा यहाँ पे, प्रोमिजी का ड्यूटी बन जाएगा टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो 47-48 में एक कॉमन चीज क्या है, सर्टन डे फिक्स है, डे फिक्स है। लेकिन 47-48 में डिफरेंस क्या है कि 47 के अंदर प्रोमिजी को अप्लाई नहीं करना है, लेकिन 48 सेक्शन में क्या बोला गया है कि दो द डे हैज बीन फिक्स, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज डिसाइड हुई है कि प्रोमिजर अपना काम जब भी पूरा करेगा जब प्रोमिजी उसको बोलेगा। यानी डे तो फिक्स है, लेकिन फिर भी प्रोमिजी ने ये ड्यूटी ली है कि वो प्रोमिजर को फिर एक बार कंफर्म करके बोलेगा, बराबर। Explanation to section 48 state that the question what is proper time and place is each particular case a question of fact। के proper time क्या रहेगा, तो we have already seen that के proper time will be generally usual business hours। लेकिन मैंने आपको एक शादी का एग्जाम्पल दिया, कैटरिंग का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे यूजुअल बिजनेस आवर्स काम नहीं करेगा, वहां पे प्रॉपर टाइम विल बी जो टाइम पे वो बोलेगा, बराबर। और दूसरा बोला गया है कि प्रॉपर प्लेस कैन बी डेपो, कैन बी गोडाउन, कैन बी योर शॉप। तो इट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस के प्रॉपर प्लेस क्या होनी चाहिए बोल के। तो अगर आपने प्रोमिजी, अगर वो फोन करता है प्रोमिजर को और बोलता है कि आप आज का दिन फिक्स हुआ है लेकिन माल आप मेरे गोडाउन पे लेके आओ, तो यहां पे क्या हुआ, एप्लीकेशन हैज टू बी मेड बाय द प्रोमिजी, और प्रोमिजर को उन्होंने गोडाउन पे माल लाने का बोला है, तो प्रोमिजी हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोमिजी। व्हाट इज सेक्शन 49? इट सेज place of performance of the promise where no application has to be made and no place fix for performance। place fix नहीं है, प्रोमिजी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड कर लिया है, अब वो अप्लाई करने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, प्लेस तो फिक्स नहीं हुई, प्रोमिजी फिर से एप्लीकेशन करने वाला नहीं है। तो प्लेस अगर फिक्स नहीं है तो किस प्लेस पे आप आपका प्रॉमिस पूरा करेंगे। जैसे कि अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स का एग्जांपल लेते तो प्रोमिजर गुड्स की डिलीवरी कहां देगा, लेकिन प्लेस फिक्स रहती थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्लेस फिक्स रहती थी तो प्रोमिजर उस प्लेस पे जाके गुड्स की डिलीवरी दे देता था, लेकिन यहाँ पे प्लेस फिक्स नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां भी उसका नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, इट कैन बी शॉप, it can be warehouse, it can be go down। So we'll see this। When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। क्या बोल रहा है कि अगर place fix नहीं हुआ है तो इस केस में promiser का ये ड्यूटी बनेगा कि वो प्रोमिजर को पूछे, फोन करे, ईमेल करे या व्हाट्सएवर एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोमिजी से कांटेक्ट करे और प्रोमिजी को पूछे कि प्रोमिजर को अपना प्रॉमिस कहां पे पूरा करना है। जैसे कि अगर गुड्स की डिलीवरी देना है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजर या उसका एजेंट, कैन बी कॉल्ड एज अ ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज गोइंग टू कॉल द प्रोमिजी और वो उससे फोन करके पूछेगा कि मैं जलगांव आ गया हूं, ये गुड्स में लेके आया हूं, आप मुझे बताइए कि इस गुड्स की डिलीवरी मुझे आपको कहां पे देनी है, और उस तरीके से प्लेस फिक्स करे और गुड्स की डिलीवरी दे के जाए। ही कैन नॉट से दैट कि मैं जलगांव एजेंटा 4 स्क्वायर चौफुली पे आ गया हूं और मैं यहाँ गुड्स की डिलीवरी दे दे रहा हूं, आप यहां से लेके चल जाना। ही कैन नॉट डू दैट। इफ इट डज लाइक दैट, he has come to that particular gateway और वहां पे वो डिलीवरी दे देता है, तो it will be assumed that उसने अपना प्रॉमिस बराबर पूरा नहीं किया and he will be responsible for that। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सेक्शन 49 कि अगर प्लेस फिक्स नहीं है और प्रोमिजी कोई एप्लीकेशन करने वाला नहीं है तो प्रोमिजर का ड्यूटी बनेगा वो प्रोमिजी को फोन करे और उससे प्लेस फिक्स करे और वहां पे अपना प्रॉमिस पूरा करे। A undertakes to deliver 1000 kgs of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the
purpose of receiving it, that is for the purpose of delivery, and must deliver it to him at such place. So this is a rule as regards to section 49. Section 50, what it says? Performance in the manner or at the time prescribed or sanctioned by the promisee. Performance in the manner or at the time prescribed और promisee ने promiser को बोला है जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हुआ है. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है कि इससे अल्टर काम करना है. जिस तरीके से डिसाइड हुआ है उस तरीके से ही प्रोमिसर को अपना प्रॉमिस पूरा करना है. व्हाट इट सेज? द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस में बी मेड इन सच मैनर और एट एनी टाइम विद द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब और सैंक्शन. जिस तरीके से प्रोमिसी ने डिसाइड किया है, डिस्क्राइब किया है, डिक्लेयर किया है, उसी तरीके से प्रोमिसर को अपना प्रॉमिस पूरा करना है. फाइन. जस्ट गो थ्रू दिस समरी. व्हाट इट सेज? Where prescribed by the promisee, where the time and place are prescribed by the promisee, the performance of the contract must be at a specified time and the place. There is no confusion as regards to this. अगर contract में fix जिस तरीके से किया गया है, जिस दिन किया गया है, obviously promiser को अपना performance उसी तरीके से देना है. Where not prescribed by the promisee, अगर prescribe है तो उस तरीके से चलना है, prescribe नहीं है तो क्या बोल रहा है? If no time and place are prescribed by the promisee, then the contract must be performed within a reasonable time, on a working day, and within the usual business hours. The question what is a reasonable time is in each particular case a question of fact. It depends either on the special circumstances of each particular case or the usage of trade or the intention of the party at the time of entering into the contract. टाइम फिक्स नहीं है तो कब प्रोमिसर ने अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, कब पूरा करना चाहिए? तो रीजनेबल आवर्स के अंदर. वो क्या बोल रहा है? रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम कब? विद इन अ डे, 2 days, 3 days, वीक, 15 days, मंथ, 6 month, ईयर. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियलिटी कितनी है. जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ सप्लाई ऑफ सैनिटाइजर ड्यूरिंग पैंडेमिक. तो दैट in that particular case the time of performance of the promiser will depend upon के reasonable time क्या होगा इस केस में? ज्यादा से ज्यादा 1 week. It cannot delay that, क्योंकि अगर वो डिले हो गया तो वो सैनिटाइजर बाद में सेल नहीं होगा. तो जो रीजनेबल टाइम है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेंडेमिक कब खत्म हो जाएगा, तो रीजनेबल टाइम कैन बी जनरली टेकन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट केसेस. व्हाट इट सेज? एग्जांपल, A promises to deliver goods at B's warehouse on 1st January. On that day, A brings the goods to B's warehouse, but after the usual hours for closing it, they are not received. A has not performed his promise. Day fix था, time fix नहीं है कि इस दिन कब. तो टाइम अगर फिक्स नहीं है तो रीजनेबल आवर्स के अंदर जो भी रीजनेबल आवर्स, वो सिटी का जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स होगा, मॉर्निंग 10 to 6. In some of the city the reasonable working hours are 9 to 8. तो वो reasonable hours में उसको delivery देना है. Otherwise the promisee can refuse to take the delivery of the goods and the promiser will be responsible for non-performance of promise. At a proper place, example godown or shop, and not at a public meeting or a fair. What is a reasonable proper place? Is in each particular case a question of fact. Generally speaking, the promiser must ask the promisee where he would like the contract to be performed and to perform it at such place. अगर उस particular promisee का एक ही place of business है तो generally promiser अपना promise वहीं पे पूरा करेगा. लेकिन अगर उस promisee has different places of business, he has a warehouse also, depot also, godown also, shop also, तो उस circumstances में it is a duty of the promiser कि वो proper place fix करे and he should give the performance at that particular place that has been decided between the promiser and the promisee.
इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है देखिए, ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 kgs ऑफ जूट टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस। बोला है कि अगर प्लेस फिक्स है बढ़िया है, अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रॉमिसर ड्यूटी बनेगा प्रॉमिसर का कि प्रॉमिसर से वो पूछे कि डिलीवरी कहां पे देना है। तो दिस इज ऑल अ रूल एज रिगार्ड्स टू दैट। नाउ व्हाट इट सेज, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम डिसाइडेड है, दैट मीन्स टाइम इज एन एसेंस, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम स्टिपुलेटेड है, टाइम डिसाइडेड है, तो उस वक्त ही उस प्रॉमिसर को प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या है तो मैंने आपको बताया कि अगेन डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है। तो रूल्स एज रिगार्ड टू दैट वी आर गोइंग टू रिफर अंडर सेक्शन 55। व्हाट इज बीन गिवन, वेयर द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज एसेंस, एसेंस एसेंशियल, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग क्या है कि अगर उस वक्त पे आप आपका प्रॉमिस पूरा नहीं करते हो, प्रॉमिसर अगर उस वक्त पे अगर उसका प्रॉमिस पूरा नहीं करता है तो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट का क्रक्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है और प्रॉमिसी विल बी आई मीन इन हैवी लॉसेस। तो in that particular case you can say that time is an essence, time is very crucial, time is very important. जैसे कि you can see that in the case of doctor and a patient, ICU के अंदर है, तो you can just imagine the crucial point, you can just see to it कि time कितना crucial है। जो पॉइंट पे डॉक्टर अगर वो रिलेटिव्स और पेशेंट के रिलेटिव्स को बोलेगा कि ये मेडिसिन चाहिए, तो जस्ट इमेजिन कि वो मेडिसिन उसी वक्त चाहिए। यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग द केस, यू कैन नॉट मेडिकल पे आप वो प्रिस्क्रिप्शन लेके गए एंड यू टेल टू हिम, तो यू कैन नॉट से दैट कि एक हफ्ते बाद ये मेडिसिन आपको अवेलेबल है एंड यू आर गोइंग टू वेट अप टू 1 वीक। यू कैन नॉट, बिकॉज इन दैट केस टाइम इज वेरी क्रूशियल, टाइम इज एसेंशियल। सिमिलरली इन द केस ऑफ बिजनेस ऑल्सो कि अगर मुझे इनसे माल लेना है, इनको देना है, एक्स से लेना है, वाई को देना है, तो time is very crucial. I should get the delivery at the appointed time so that I can give the delivery at a proper time and I can make money and I can make profit from that. What it says, where the time is the essence of the contract, yani very very important, and there is a failure to perform within the fixed time, the contract becomes voidable at the option of the promisee. He may resign the contract and sue for the breach. यानी अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स किया गया है कि आपको इसी टाइम पे आपका प्रॉमिस पूरा करना है, और अगर प्रॉमिसर ने थोड़ा भी डिले कर दिया तो प्रॉमिसी के पास ये राइट्स हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है और प्रॉमिसर को जिम्मेदार ठहरा के उससे कॉम्पेंसेशन वसूल कर सकता है। लेकिन व्हाट इज क्रूशियल इज टाइम एसेंस होना चाहिए, यानी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में एज अ एसेंशियल फैक्टर डिफाइन किया हुआ होना चाहिए कि टाइम। जैसे कि अगर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, मैरिज कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जस्ट इमेजिन कि टाइम कितना क्रूशियल रहेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता है, उसी वक्त पे वो काम होना चाहिए। देन वेयर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है कि टाइम का एसेंशियलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड, टाइम इज नॉट एन एसेंस। फर्स्ट केस में एसेंस है तो उसी वक्त, टाइम इज नॉट एन एसेंस तो क्या आउटकम होगा, प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस कब पूरा करना चाहिए। Where time is not an essence, failure to perform within the specified time does not make the contract voidable. It means that in such case the promisee cannot resign the contract and he will have to accept the delayed performance, but he would be entitled to claim the compensation from the promisor for any loss caused to him by delay. This rule is however subject to the condition that promisor should not delay the performance beyond a reasonable time, otherwise the contract will become voidable at the option of the promisee. यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है, जैसे कि पेंडेमिक के वक्त मैंने आपको एक सैनिटाइजर का ऑर्डर दिया है तो रीजनेबल टाइम विल बी अ वीक, लेकिन 7 दिन की जगह आप 8वें दिन अगर माल लाते हो, 7वें दिन नहीं ला पाया, 8वें दिन लाया, तो क्या यहाँ पे वो प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? तो आंसर इज नो, ही कैन नॉट अवॉइड।
बिकॉज टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है, यानी यहाँ पे 7 का 8वां दिन चल सकता है, 7 का 10वां दिन चल सकता है, 12वां दिन चल सकता है, क्योंकि अभी भी वो पेंडेमिक चालू है और वो सैनिटाइजर आपके काम में आएगा। यू कैन नॉट से दैट कि 7वें दिन यानी 7वें दिन। अगर आपको ऐसा करना था तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को एसेंशियल फैक्टर बनाना पड़ेगा, यानी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस दिन के पहले ये काम होना चाहिए, नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपने अगर ऐसा कुछ डिफाइन आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो रीजनेबल थोड़ा बहुत डिले के लिए। थोड़ा डिले अगर हो जाता है तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। आप अवॉइड कब कर सकते हो? अगर टाइम इज अ मोस्ट एसेंशियल फैक्टर। जैसे कि ऑब्वियसली मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया, आप वन मोर एग्जांपल डॉक्टर का एग्जांपल दिया, मेडिसिन आप ले रहे हो तो वहां पे टाइम इज वेरी क्रूशियल। या फिर आपको माल लेना और इमीडिएटली माल देना, और वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपको माल देना है वो वेट कर रहा है और आप माल नहीं ला पाए इसलिए वो चला गया, मेरा प्रॉफिट आई हैव टू फॉरगॉन। So there you can say that you have defined time as a most essential factor. But however, if you have not defined, तो in that circumstances थोड़ा बहुत डिले चलेगा। उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन आप क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत डिले, रीजनेबल डिले चलेगा। 7 दिन का मैंने बोला 10 दिन चल सकता है। अगर इस 7 दिन का आप 1 साल ले रहे हो, आफ्टर अ ईयर आप वो चीज लेके आ रहे हो, तो यू कैन नॉट से दैट कि टाइम क्रूशियल नहीं था तो कभी भी चलेगा। टाइम क्रूशियल नहीं है तो रीजनेबल डिले चलेगा, एक्सट्रीम डिले नहीं चलेगा। एक्सट्रीम डिले के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। व्हाट इज द थर्ड वन? In the case of a contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise within the agreed time, within the reasonable time, as the case may be, if the promisee instead of rescinding the contract accept the delayed performance, he cannot afterward claim compensation for any loss caused by the delay, unless at the time of accepting the delayed performance he gives the notice to the promiser of his intention to do so. यहाँ पे क्या बोला गया है? फर्स्ट 2 केसेस में वी हैव सीन दैट कि अगर टाइम क्रूशियल है और उस टाइम पे अगर प्रॉमिसर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है तो प्रॉमिसी हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड केस में अपन ने क्या देखा कि रीजनेबल डिले चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर रीजनेबल से ज्यादा एक्सट्रीम डिले हो गया तो देन इन दैट केस द promisee will have a right to avoid the contract। अब ये दोनों केसेस में क्या बोला है? जहां पे promisee के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सके, लेकिन वो अवॉइड नहीं करता है और उस प्रॉमिसर के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या वो एक्सेप्ट करने के बाद कॉम्पेंसेशन क्लेम कर पाएगा? तो दिस सेक्शन सेज दैट कि he cannot ask for compensation unless and until during acceptance डिले हो गया। इस पॉइंट पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक पर्टिकुलर चीज का मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपने रीजनेबल टाइम पे वो नहीं लाए, बहुत डिले कर दिया आपने और आप माल लेके आए, गुड्स लेके आए। आई हैव अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। आई कैन से दैट कि नहीं, आपने ये बहुत ज्यादा डिले कर दिया, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द गुड्स। लेकिन अगर मैं आप डिले कर दिया, आपने एक्सट्रीम डिले कर दिया, आप गुड्स लेके आए, मैंने सोचा नहीं ठीक है लाओ दे दो, वैसा भी वो माल बिक जाएगा। आई हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, आई हैव टेकन द गुड्स इन माय कस्टडी एंड आफ्टर 15 days यू कम टू मी एंड आस्क फॉर मनी, जो भी पैसा आपको लेना था। तो सपोज यू हैव सप्लाइड द गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मी, डिले हैज बीन कॉज्ड, I was having an option to avoid the contract, I didn't avoid and I accepted the performance given by the promiser. After 15 days आप पैसा लेने आए 20,000 रुपए। जब मैं आपको बोलता हूं वो 20,000 में से मैं आपके 2,000 रुपए फॉर कॉम्पेंसेशन कट कर दूंगा, माइनस करूंगा और 18,000 ही दूंगा। आप पूछेंगे क्यों? मैं बोलता हूं नहीं आपने डिले कर दिया था इसलिए मैं 2,000 काटूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे ऐसा करना है तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि आपने एक्सट्रीम डिले कर दिया, आप गुड्स लेके मेरे पास आए, मैं आपको बोलूंगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। एक्सेप्ट करूंगा एक कंडीशन पे
कि आपको इसमें 2000 रुपए मेरे से कम लेने पड़ेंगे क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम रीजनेबल टाइम पे पूरा नहीं किया। आप बोलते ठीक है, अब मैं लेके आया हूं, ऐसा भी मेरा नुकसान हो रहा है, आप ले लो, 2000 रुपए माइनस करके देना। तो जब आप 15 दिन बाद आते हो तो 20,000 में से आई कैन डिडक्ट 2000 फॉर कॉम्पेंसेशन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट 18,000, बट इन दिस केस आई विल हैव टू गिव यू द प्रीवियस नोटिस, यानी जब आप मुझे पहले ही बताना पड़ेगा कि कॉम्पेंसेशन मैं आपसे लूंगा। अगर मैं नहीं बताता और बाद में जब आप लेने आते हो और मैं कॉम्पेंसेशन वसूल करने की बात करता हूं तो आई कैन नॉट डू दैट। दिस इज अ रूल। व्हाट इज फर्दर वन? व्हेन इज द टाइम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? Time is the essence of the contract. If the parties to the contract have expressly agreed to treat it as such, contract में define है कि time will be crucial, ये time पे आप पूरा कर सकते हो तो मैं performance लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, यानी already pre-decided है between the promisor and the promisee. If the nature of the contract and the intention of the parties were such that the performance within a limited time was necessary, time का स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं है लेकिन रीजनेबिलिटी डिफाइन है कि इस रीजनेबल टाइम में काम पूरा होना चाहिए। ऑर्डिनरली इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। जनरली मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टाइम पे होना चाहिए। अगर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टाइम पे नहीं हुआ तो देन यू कैन से दैट कि कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन परफॉर्म विद इन द रीजनेबल टाइम। क्योंकि डिलीवरी ऑफ द गुड्स क्यों टाइम पे होना चाहिए? ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन उस गुड्स को आगे टाइम, वो जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है उस पीरियड में वो गुड्स बेच को प्रॉफिट कमा सके। पेमेंट ऑफ प्राइस का टाइम मे नॉट बी क्रूशियल। जैसे कि आपने मुझे 8 दिन बोला कि 8 दिन बाद आके पेमेंट ले जाना, मैं 8वें दिन आपके पास आया और बोला कि भाई साहब पैसा दीजिए, आप बोलते हो आज पेमेंट नहीं है, आप 2 दिन बाद आओ, तो 2 दिन का डिले, 3 दिन का डिले, 10 दिन का डिले, 15 दिन का डिले चलेगा। इमीडिएटली आई कैन नॉट टेक यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन डिलीवरी ऑफ द गुड्स के लिए रीजनेबल डिले हो सकता है, एक्सट्रीम डिले नहीं हो सकता है। This is so because there are greater chances of rapid market fluctuation and also because after entering into the contract, the businessman on the basis may enter into other contract with other person which cannot be fulfilled unless he receives the delivery of the goods under the contract. In contract for the purchase of land, usually time is not the essence of the contract because land value do not frequently fluctuate. Generally land contract के अंदर, real estate contract के अंदर जैसे अपन बोलते हैं कि आप अभी बयाना दे दो। सपोज एक 50 लाख का लैंड मैंने आपको सेल किया और मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये 3 लाख रुपए का बयाना दे दो, बाकी 47 लाख यू जस्ट गिव मी आफ्टर 3 मंथ्स। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड आफ्टर 3 मंथ्स में आपको 47 लाख का डिमांड करता हूँ, आप बोलते हो कि एक और महीना रुक जाओ, अभी थोड़ा तंगी है, लिक्विडिटी है, पेंडेमिक है, तो 47 लाख आई एम गोइंग टू गिव यू इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पे पैसा आपको देना है, मुझे आपको लैंड बाय रजिस्टर्ड डीड आपके पोजीशन में देना है, तो थोड़ा बहुत डिले ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में भी टाइम को क्रूशियल बनाना है कि नहीं 3 महीने यानी 3 महीने। तो उस वक्त आप उसका डेफिनेशन आपके एग्रीमेंट में दे सकते हो कि 3 months विल बी 3 months टुगेदर विद द डेट एंड टाइम यू हैव मेंशन कि आज सपोज 20th जुलाई है, तो 3 months फ्रॉम दिस 20 August, September, October. Before 20th of October, I need balance rupees 47 lakh. If you fail to give the balance amount, the contract will be voidable at the option of the promisee. If you mention such kind of a cruciality, essentiality in that case, तो time will become an essential factor. अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा बहुत डिले लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स में चलेगा। What it says? The general principle that are followed can be enunciated as under: in the transaction of sale of gold, silver, blue chips, shares, time of delivery is the essence. Here time will be treated as the essence of the contract. Gold, silver, blue chips, and for example you can take shares or you can take you can also take dollars. तो यहाँ पे time of delivery is essence. क्यों essence?
क्योंकि यहाँ पे द प्राइस फ्लक्चुएट्स मोमेंट टू मोमेंट, एवरी सेकेंड द टाइम प्राइस चेंजेस, एवरी डे दैट प्राइस चेंजेस, हेंस द डिलीवरी ऑफ दिस goods are on time has to be done. In transaction involving sale of land, redemption of mortgage, though a certain time frame is fixed, any delay is not valued seriously provided justice can be done to the parties. Of course, even in the sale of land, time can be made as an essence of the contract by express words. I told you that कि land real estate के contract में time थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा. वहाँ पे time may not be so crucial for payment for price of land. 1 month, 2 months का delay is acceptable. However, if you want to make time as a crucial factor, even in the case of sale of land, even in those particular cases, जैसा mortgage, जैसा लोन लिया है और आपने 1 महीने का बोला है कि आप लोन 1 महीने में आप रीपे कर दोगे और आपने आपकी कोई सिक्योरिटी पे कोई चीज दी है, 1 मंथ हो गया, यू से दैट कि थोड़ा लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, 15 दिन रुक जाओ और 1 महीना रुक जाओ, तो यहाँ पे थोड़ा डिले चलेगा, लेकिन एक्सट्रीम डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन जहां पे टाइम क्रूशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे थोड़ा सा भी डिले नहीं चलेगा. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रूल एज रिगार्ड्स टू टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पिंग मी. बाय एवरीवन.